गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। जो स्टूडेंट हम अभी हमारा चैप्टर कंटिन्यू है पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर सोशल लाइफ। आप सर्वाइव करेंगे तो आपको इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको मिलेंगी ही, और उनके कैसे कैसे सिस्टम है आपको जानना पड़ेगा, उनकी आइडियोलॉजी भी आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे राइट टू वोट है और आपको डेमोक्रेसी में उसका यूज़ करना होता है। तो फॉर देयर वेलफेयर यू हैव टू बी कीप द नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक्स। आपको इन टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम नेशनल पार्टीज़ पर चल रहे थे कि नेशनल पार्टी, अभी जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस वे में बांटा गया। तो अभी हमने बताया था कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिन्हें स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बोलते हैं, और दूसरा आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी बांटा गया है। और इसके लिए हमने पीछे जो ज़रूरत की मैंने सोचा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि रीजनल पार्टीज़ बनने के लिए, रीजनल पार्टीज़ बनने के लिए और नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में पहले रिवाइज कर देता हूं। अगर रीजनल या स्टेट पार्टी बनना है तो आपको हमने बताया था कि 6% वोट चाहिए आपको। आप जो है आपका जो स्टेट में जो इलेक्शन होता है जिसमें आपके एमएलए और एमएलए जो बनते हैं उसमें आपको चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको इतना 6% वोट चाहिए, और एटलीस्ट 2 सीट्स आपको विन करना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टेट पार्टी बनना चाहते हैं तो स्टेट में जितनी वोट हैं उसका 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, और कम से कम 2 सीटें आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो उस पार्टी को उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या दे दिया जाएगा, आपका दर्जा स्टेट या रीजनल पार्टीज़ का दे दिया जाएगा। अगर नेशनल पार्टीज़ की बात करते हैं तो नेशनल पार्टीज़ में आपको क्या दिया जाएगा, 6% वोट चाहिए उनको भी। वहाँ अब बात करते हैं, पहले स्टेट की बात हो रही थी, अब बात करते हैं कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर टोटल जितने भी वोट हैं उसको एमपी के इलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें 6% वोट उसमें भी चाहिए आपको। और दूसरा उसमें 4 सीट्स उनको चाहिए, कम से कम 4 सीट उनको जीतनी चाहिए, और कम से कम 4 जो है या 2 सीट्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो 4 स्टेट में कम से कम कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में ही काम करें, तो कम से कम उन्हें 4 सीट विन होना चाहिए और कम से कम वो 4 स्टेट में वो इलेक्शन को लड़ें। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। अभी हम बात करते हैं, पहले हमने पढ़ा था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बाद अब आता है भारतीय जनता पार्टी। ये भी एक नेशनल पार्टीज़ के रूप में है, तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका बीजेपी, इसकी फाउंडेशन, इसको इस्टेब्लिश किया था 1980 में बाय द रिवाइविंग द अर्स्टवाइल द भारतीय जनता संघ। यानी कि इसका पहले इसको 1980 में बनाया था, इसको आपका यहाँ पे लिखा है 1980, और उस समय उसका नाम था भारतीय जनता संघ। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन भारतीय जनता पार्टी इज इस्टेब्लिश्ड एंड व्हाट वाज द अर्लीस्ट नेम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो आप इसमें लिखेंगे भारतीय जनता संघ, इसका नाम था भारतीय जनता संघ। ठीक है। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, इनका मेन पर्पज था। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक पर्पज होता है। इसका मेन पर्पज क्या था, ये इंडिया को मजबूत और आधुनिक बनाना चाहते थे बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियंस एंशिएंट कल्चर। और इनका मेन किस बेस पर, जो भारतीय प्राचीन कल्चर था, संस्कृति थी और वैल्यू थी, जो यहाँ के नैतिक वैल्यू थी, भारतीय संस्कृति और नैतिक वैल्यू पर, उसके बेस पर ये भारत को मजबूत और आधुनिक बनाना चाहते थे। यानी कि ये भारतीय कल्चर को साथ में रखना चाहते थे, मॉडर्न भी बनाना चाहते थे, मजबूत भी बनाना चाहते थे, लेकिन भारतीय कल्चर को ये अपने साथ में, और भारतीय कल्चर, उसके जो नैतिक वैल्यू थी, भारतीय जो परंपराएं थी और जो नैतिक वैल्यू थी, कल्चर था, उसको साथ में रखकर ये सब करना चाहते। इनका मेन मोटो था। अब इन्होंने कहा कल्चरल नेशनलिज्म, जिससे हिंदुत्व, यहाँ पर क्या था, सबसे ज़्यादा क्या थे, हिंदुत्व, हिंदू था। तो हिंदू जो कल्चर था उसको ये बेस बनाकर काम करना चाहते थे। इन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उनका क्या था, हिंदुत्व कल्चर जो उनका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। यानी कि जो भारतीय जो कल्चर में जो हिंदू धर्म था उसमें जो कल्चर फॉलो किया जाता था, उनका ये मेन बेस था, एलिमेंट था। कंसेप्शन ऑफ द इंडियन नेशनलहुड, यानी कि पूरे राष्ट्र में करना चाहते थे और राजनीति भी उसी पे करते थे। वांट्स फुल टेरिटोरियल
एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और इनका एक मेन और एजेंडा था, पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था, उसका अलग संविधान हुआ करता था, भारत का फुल संविधान उस पर लागू नहीं हो सकता, हालांकि वो भारत का पार्ट था। तो उसके उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर भाई एक देश और एक जैसा रूल और एक जैसा कानून होना चाहिए। तो उस पर इन्होंने काम किया। और आज की डेट में अभी जो है, पिछली साल ही आपको पता है आर्टिकल 35 और आपका जो 270 जो है वो उन्होंने हटा दिया है। अब जो जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, पहले भी था लेकिन पहले उसके लिए अलग से प्राविधान बनाया हुआ था। तो इनका एक मेन मोटो था कि एक टेरिटरी होनी चाहिए, सभी टेरिटरीज के अंडर में आने चाहिए, उन सब पर एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। वो इन्होंने अपना एजेंडा आप देख सकते हैं, वो एजेंडा इन्होंने भी पूरा किया है विद इंडिया। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हमने कहा था आर्टिकल 35 भी कहा, 270 भी कहा। पहले क्या वहाँ पर रूल और रेगुलेशन थोड़ा अलग थे, वहाँ का संविधान थोड़ा सा अलग था। लेकिन अभी क्या है, जब से ये हटाया गया तो वहाँ पे जो यहाँ पर यूपी में रूल और रेगुलेशन लग रहा है, बिहार में लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है, वो भी वहाँ पर लग रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक जैसा रूल और रेगुलेशन है सही फॉर पीपल लिविंग इन द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यानी कि धर्म को मद्देनजर ना रखते हुए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, एक टेरिटरी में रह रहा है, उसके लिए एक जैसा रूल और रेगुलेशन होगा। और आप जानते भी हैं कि ये सही बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए। इन द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव, कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, ना धर्म से ना किसी जाति से, जो रूल है तो रूल है। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, दूसरा इनका एक मेन एजेंडा क्या है, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो जिस धर्म में वो उसी धर्म में रहे, उसी धर्म को फॉलो करे, उसी को एक्सपेंड करे। हालांकि कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इनका एक मेन मोटो रहा है कि आप धर्म के जो एक दूसरे का धर्म बदल लेते हैं किसी प्रेशर में या किसी लालच में, वो बैन होना चाहिए। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशली इन द 1990। इनका जो सपोर्ट था, इनकी आइडियोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उसका जो सपोर्ट है वो 1990 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ, सबसे पहले क्या बढ़ा, नॉर्थ में जहाँ पर हम रहते हैं, एंड यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, एंड वेस्ट एंड अर्बन एरियाज। देखिए, नॉर्थ, वेस्ट एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज का मतलब है जो आपका शहरी क्षेत्र है, उसमें इसका वर्चस्व बढ़ा। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन साउथ, पार्टी ने अपना सपोर्ट साउथ में भी जुटाया, ईस्ट में भी, एंड नॉर्थ ईस्ट एंड द रूरल एरियाज, जो ग्रामीण एरिया में है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब सेवन सिस्टर का जो एरिया, वहाँ पर भी इसको उठाया। केम टू पावर इन 1998, द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, अभी जैसे हमने कहा था कि कांग्रेस यूपीए का एक अलायंस, उसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व है। ऐसी 1998 में ये पावर में आए, सत्ता में आए। किसके तहत आए, इन्होंने भी एक अलायंस बनाया हुआ था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के नाम से इसको करते हैं, उसके थ्रू ये सत्ता में आए। सेवरल स्टेट्स एंड रीजनल पार्टीज, इसमें कौन कौन सी, बहुत सारे स्टेट की और रीजनल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, उनके सहायक से, उनके कोलिजन से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, एक अलायंस बनाया था, उसके थ्रू बहुत सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और उसके तहत इन्होंने इसको बनाया था। द लॉस्ट इलेक्शंस इन 2004 में इन्होंने इलेक्शन खो दिया, एंड इज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। और लोकसभा 2004 में इन्होंने अपना इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन में हार गए थे, इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। 1998 में फॉर्म तो की, इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। उसके बाद 2004 में जब इलेक्शन हुए तो इनको मेजोरिटी नहीं मिली, तो ये अपोजिशन पार्टी के रूप में ये लोकसभा में रहे। मैंने बताया था अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है, जब हमने फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताया था तो उसमें हमने आपको ये बताया था। अब आता तीसरा, आपका जो है नेशनल पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज है, मोस्टली यूपी में तो इसका बहुत बड़ा वर्चस्व है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ नेशनल पार्टी जो हैं या रीजनल पार्टी जो हैं स्टेट में बहुत ज़्यादा उनका वर्चस्व होता है। तो यहाँ बीएसपी की बहुत काफ़ी अच्छा, कई बार वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं बीएसपी गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे तीसरी बड़ी पार्टी यहाँ पे आया बहुजन समाज पार्टी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आप बसपा। फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशी राम। इसको किसने स्टेब्लिश किया था, 1984 में काशी राम जी ने किया था। इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे, कभी आप मायावती जी लिख दें, मायावती जी ने तो इसको डेवलप किया है, यानी कि इसका जो फॉलोवर्स हैं उसकी जो मेजॉरिटी है वो बनाई है, जो फॉलोवर्स को इकट्ठा किया है। सीक टू रिप्रेजेंट द सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। अब इन्होंने पार्टी क्यों इस्टेब्लिश की थी,
क्योंकि जो SC ST थे, जो दलित वर्ग थे, उनको राजनीति में पूर्ण रूप से उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा था, उनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में वो इस्टेब्लिश थे उनके राइट्स। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ द बेटर वे टू फाइट विद द पॉलिटिकल सिस्टम, के पॉलिटिकल सिस्टम से लड़ा जाए। इसलिए काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी को इस्टेब्लिश किया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, विच इंक्लूड्स द दलित। अब इसमें कौन कौन क्या, दलित, आदिवासी। आदिवासी क्या होते हैं? जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो यानी कि जो आम जनता के बीच में नहीं रहते, जंगलों में, या बिल्कुल अलग तरीके का उनका कल्चर होता है। उन लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग होते थे, तो उनको लेकर के इन्होंने बनाए। OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो जिन वह धर्म के लोग जिनकी जो मात्रा जो है वो बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है, उनको लेकर उन्होंने पार्टी बनाई। तो ध्यान करना है स्टूडेंट्स के दलित हैं, आदिवासीज हैं, OBCs हैं एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ टीचिंग ऑफ द साहू जी महाराज। अब इनका बेस क्या था? बीजेपी का बेस मैंने बता दिया कि वो मॉडर्न स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे इंडिया को। किस बेस पर, किस कल्चर पर? भारतीय कल्चर पर। विशेष क्या थे? हिंदुत्व के कल्चर पर। वो एक टेरिटरी चाहते थे। इसी प्रकार से इनका सिस्टम क्या था कि वो क्या चाहते थे कि वो जो है साहू जी महाराज ने जो उनको शिक्षा दी है उनके बेस पर करते हैं। महात्मा फूले, प्रियार रामास्वामी नेकर एंड द, इसमें दिया गया है आपका, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर। यानी कि जितने भी ये दलित लीडर थे जिन्होंने दलितों के लिए काम किया, इन्होंने जो शिक्षाएं दी अपने को इम्प्रूव करने के लिए, उनके बेस पर ये उन्होंने अपनी पार्टी का बेस बनाया। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ द सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित ऑप्रेस्ड पीपल। इनका मेन पर्पस था, जो जिनका दमन किया गया है, ऐसे तबके का, स्पेशली दलित का, इनका वेलफेयर देखना था, जो इनकी आवश्यकताएं उनको पूरा करना था। इट हैड इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी हमने बताया था इसका मेन बेस कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। और इसका और कहाँ इसकी वो था कि भाई छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, पंजाब है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको उसमें इसका इस्टेब्लिश मिलेगा। मैंने कहा था कि नेशनल पार्टीज बनने के लिए आपको कम से कम 4 स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, 4 सीट जीतनी भी चाहिए। तो इसमें बसपा ने ये काम किया। इन जगह इलेक्शन लड़ती है बसपा, आज भी लड़ती है, मध्य प्रदेश में भी लड़ती है, आपका छत्तीसगढ़ में भी, उत्तराखंड में भी सीटें थी इनकी 1-2। पिछले इलेक्शंस की बात करें, दिल्ली, पंजाब में लड़ती, भले ही सीट ना जीतें लेकिन इनका वोटिंग परसेंट 6% के लगभग तो ज़रूर रहता है। इसलिए नेशनल पार्टी का दर्जा दिया इलेक्शन कमीशन ने। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म की है इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट। सेवरल टाइम्स इन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, सपोर्ट लिया डिफरेंट पार्टी से। पहली बार तो बीजेपी ने ही इसको सपोर्ट किया था, जब मायावती जी केवल 20 सीट के साथ में आई थी। तो जब मुख्यमंत्री बनाया था तो बीजेपी के पास काफ़ी सीटें थीं, तो इन्होंने मायावती जी को सपोर्ट किया और वो मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री बनी है अलग अलग सपोर्ट से। In Lok Sabha election held 2004, it polled out 5% votes and secured 19 सीट in Lok Sabha। अगर बात करें, अगर इसमें 2004 में जिसमें बीजेपी हार गई थी और वहाँ पे जो है यूपीए ने अपनी कांग्रेस बनाई थी, वो यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता हासिल की थी और बीजेपी अपोजिशन पार्टी रही थी, उसमें इसने केवल 5% वोट की, लेकिन 5% वोट के तहत भी इसे 19 सीट मिली लोकसभा में। ध्यान कर लेना है आपको थोड़ा सा। तो ये हमने आपको 2 चीज़ें और बताई हैं। आज हम केवल एक और पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे, या तो आज पूरा पढ़ देते हैं, आपको नेशनल पार्टीज़ ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको बुक को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बार बार उसको पढ़िएगा और उसके ऑब्जेक्टिव पकड़ने की कोशिश करिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM के नाम से जानते हैं, फाउंडेड इन 1964। ध्यान करना है 1964। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिन, लेनिन्स का जो मार्क्सवाद है उसके बेस पर है। सपोर्ट सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर जनता की सरकार जनता के लिए होती है, उसके बेस पर इसका बेस था। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इन जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं उनका बेस ज़रूर ध्यान कर लीजिएगा, इनका बेस क्या है।
बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपोजिट इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद, और इनका एक ऐसा नहीं है कि भाई साम्राज्य, जैसे भारत है, भारत जो पाकिस्तान पे भी कब्जा कर ले, नेपाल पे भी कब्जा कर ले, या भूटान पे भी कब्जा कर ले, यानी कि अपना साम्राज्य, अपनी टेरिटरी को बढ़ा ले। अपनी टेरिटरी को बढ़ाना इम्पेरियलिज्म कहलाता है। वो टेरिटरी बढ़ाएं, चाहे आप फोर्स के मतलब फोर्सली बढ़ाएं या किसी राजनीति के तहत बढ़ाएं, तो ये उसके बिल्कुल अपोजिशन में थे। और कॉम्युनलिज्म एंड कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनलिज्म का मतलब है जब एक ही कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर सोचे और दूसरी कम्युनिटीज़ को हरास करे, तो ये इसके बिल्कुल अपोज में था। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजुअल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर द सिक्योरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। तो इन्होंने सोचा कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है दैट इज़ यूजफुल, और उसका मीनिंग ये होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो सोशियो सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो सभी जनता को मिल सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंजॉइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ मिला? वेस्ट बंगाल में मिला, केरला में मिला, त्रिपुरा में मिला, स्पेशली अमोंग द पुअर। और कहाँ किन लोगों ने दिया? गरीब लोगों ने उनको इसमें सपोर्ट किया। अब आता है फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, जो खेती में काम करने वाले लेबर्स हैं, एंड द इंटेलिजेंसिया, ठीक है, जो बिल्कुल जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो सोचते थे, उन्होंने इनका साथ दिया। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अलाउ फ्री फ्लो द फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो विदेशों के, इन्होंने कहा कि जो बाहर से कंपनियां यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इस्टेब्लिश करें ताकि इंडिया मॉडर्न हो, यानी कि फ्री फ्लो होना चाहिए फॉरेन कैपिटल का, गुड्स का इनटू द कंट्री, ताकि कंट्री डेवलप करे। तो इसके लिए उन्होंने किया। हैज़ बीन ए पावर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक ऑफ 30 ईयर्स, और इन्होंने बिना ब्रेक के, बिना रुके हुए 30 सालों तक वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहाँ पर इन्होंने राज किया। इन 2004 इट वॉन 6% वोट एंड 43 सीट। देखिए 6% वोट पे इनको 43 सीट जीती है। अब 6% वोट को ध्यान दे लीजिएगा, देखिए 1% वोट का बड़ा वैल्यूज है अगर आपको मिलता है, तो यहाँ पे 6% वोट के बाद भी इन्होंने 2004 में 43 सीट जीती थी इन लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन पूरी कंट्रीज़ का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे MPs बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं नेशनल लेवल पर। तो यहाँ पे लोकसभा करंटली सपोर्ट इन UPA। अब ये किसके साथ में है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ में है, यानी कि कांग्रेस वाले अलायंस में है। गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, ये UPA को सपोर्ट करती है, जबकि इंटरनली ये उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, बाहर से ही आउटसाइड से सपोर्ट करती है। तो इसको थोड़े से देखेंगे आप। अब इसका नेक्स्ट पार्टी आती है CPI। वो क्या था? CPIM था, ये भी CPI है, इसी का ही पार्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1925, ये बहुत पहले की बात है, 1925 में हुई थी। बिलीव्स इन द सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ये किसी का एक धर्म को मान्यता नहीं देता, धर्मनिरपेक्ष धर्म को मान्यता नहीं देता, और डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा उसमें विश्वास करता है। अपोज टू द फोर्सेज ऑफ द सक्सेशन एंड द कम्युनलिज्म, यानी कि वही है जो सेम सिस्टम था आपका कम्युनलिज्म का, जो आपका CPIM का था, भाई यहाँ पे कम्युनिज्म नहीं चलना चाहिए, एक कम्युनिटी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का एक दूसरे को प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना कोई दबाव होना चाहिए, उसके बेस पर को काम करते थे। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ द प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहा कि जो वर्किंग क्लास है उसको उन्होंने, उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके बारे में इनको प्रमोट किया, फार्मर्स के बारे में किया एंड पुअर्स के। मैंने कहा आपका CPIM इसी का पार्ट है, तभी आप बोलते हैं क्योंकि वो भी वर्कर्स, फार्मर्स सभी का उन्होंने रोल लिया था, तो इन्होंने भी वही रोल लिया है। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन पार्टी 1964। अभी हमने कहा था कि CPIM आपका कब बना था? 1964 में बना था। कब बना था? 1964 में बना था। तो स्प्लिट हो गई थी 1964 में, CPI टूट गई थी, तो ये थोड़ा सा वीक पड़ा 1964 में। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM। अभी आगे देखिए, इसी का बेस था, CPIM भी इसी के बेस पर बनी है, उन्होंने भी यही एजेंडे लिए हैं। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला। अब इसका प्रेजेंस कहाँ पर है? इसका जहाँ पे वर्चस्व है वो कहाँ? आपका केरला है, वेस्ट बंगाल है, और आपका जो है वेस्ट बंगाल,
पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये इसके स्टेट हैं जहाँ पर इनका वर्चस्व है, जहाँ पर इनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। इट सपोर्ट्स बेस एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, धीरे धीरे इनका जो सपोर्ट है वो ईयर टू ईयर जैसे बीतते गए इनका कम होता चला है, क्योंकि CPIM ने उसको कवर कर लिया था। इट सिक्योर्ड 1.4% वोट्स एंड 10 सीट इन 2004, इसमें 2004 का ही डाटा दिया गया, 1.4% पे इनको केवल 10 सीटें मिली। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, और इन्होंने एक वकालत की कि जो है अभी दो थे कि UPA बना हुआ था कि NDA बना हुआ था, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें एक लेफ्ट फ्रंट बनाना चाहिए, यानी कि तीसरा अलायंस बनाना चाहिए, उसको स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। करंटली UPA गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, आज की डेट में जो मतलब ये 2004 की बात कर रहे हैं, तो 2004 में इन्होंने जो है UPA को आउटसाइड से सपोर्ट किया था। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब देखिएगा जैसे CPIM की बात करते हैं, CPI की बात करते हैं, दोनों एक ही पार्टीज का लगभग हिस्सा थी, क्योंकि 1964 में टूट गई थी। इसी प्रकार से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये भी आपका कांग्रेस से ही फॉर्म्ड हुई होगी। फॉर्म्ड इन 1919 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। देखो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी टूटी है 1909 में, तभी ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी है। अब इस देखिए, इस प्रोसेस डेमोक्रेसी गांधीयन सेकुलरिज्म, इनका मेन पर्पस था कि ये जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, और किस बेस पर करते थे, गांधीयन सेकुलरिज्म, जो गांधीयन जो आपका धर्मनिरपेक्ष की जो पॉलिसी थी उसको ये फॉलो करते थे। इक्विटी, सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी समाज में किसी को दबा दिया जाए, जैसे दलितों को दबा दिया जाता था, SC ST OBC को दबा दिया जाता था, ये नहीं होना चाहिए, बोला सबको समान जस्टिस न्याय मिलना चाहिए। वांट्स दैट हाई ऑफेंस, थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे, वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। इनका एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसमें क्या थे, जो भी एम्प्लॉय हो वो कौन होने चाहिए, वो भारत के जन्मे व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, किसका बेस था कि यहाँ पर जो भी काम करे गवर्नमेंट में वो क्या होना चाहिए, भारतीय मूल के होने चाहिए, भारत में जन्मे होने चाहिए, यानी कि भारतीय निवासी होने चाहिए। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, ये कहाँ है, इसका जो ज़्यादा फॉलोवर्स कहाँ, महाराष्ट्र में, एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मेघालय में भी इसकी प्रेजेंटेशन है, इसको देखिएगा। मणिपुर, आसाम, एक कोलिजन का मतलब है गठबंधन, ये किसके साथ गठबंधन करती है, इसको थोड़ा सा देखेंगे आप यहाँ पे। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004 से ये आज की डेट में ये शरद पवार जी हैं वो इस पार्टी से शायद बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं उसमें, तो ये कांग्रेस को सपोर्ट करती है, ये उसके अलायंस में ये मिली हुई है। ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि ये जो मैंने कहा था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ग्रुप बना लेती हैं कि वो साथ साथ इलेक्शन लड़ती हैं, एक दूसरे के विपरीत इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, तो वो क्या अलायंस कहलाता है। कोलिजन तब कहलाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन पार्टीज में इलेक्शन लड़ती हैं और कुछ सीटें जीत लेती हैं, तब वो बाद में गठबंधन करती हैं। तो ये आपका अलायंस वाले एक साथ उनका अपोजिशन में इलेक्शन नहीं लड़ते, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का ये रहा। ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, अगर 3 दशकों की बात करते हैं, लास्ट 3 डेकेड्स का मतलब 30 ईयर्स से, द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड, यानी कि इसकी जो पावर है बड़ी है, इसके जो फॉलोवर्स बड़े हैं, इसकी पावर बड़ी है। दीज मेड द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स, ठीक है। पार्लियामेंट में आज की डेट में इंडिया में जब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ गई हैं, उनका वर्चस्व अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थानों पर उनके फॉलोवर्स की संख्या अलग अलग है, तो वो आज की डेट में पार्लियामेंट, पहले क्या था, कांग्रेस डिवोटेड होता था, कांग्रेस की पार्टी चलती थी, तो आज की डेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं, तो पार्लियामेंट एक प्रकार से बढ़ सा गया है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा, आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज विशेष रूप से मेजोरिटी के उसमें नहीं मिल पाता, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कि बीजेपी को दोनों बार, पिछली बार भी और अब की बार भी पूर्ण बहुमत मिला है लोकसभा में भी। ये पहली बार हुआ, पहले होता था कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन कांग्रेस के अदर पार्टीज़, कांग्रेस के जो पहली बार बीजेपी को लोकसभा में भी पूरा बहुमत मिला। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टी, आप देख सकते हैं, नेशनल पार्टी आर
कंपेल टू अलायंस विद द स्टेट पार्टीज। ये जो नेशनल पार्टीज हैं अगर उनको नहीं मिलता गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज से ये अपना कोई ना कोई गठबंधन कर लेते हैं और अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये एट ए नेशनल लेवल है, यानी कि कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म। अब इससे क्या था, ये फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे नेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज हैं या क्षेत्रीय भाषा के जो क्षेत्रीय जो पार्टीज हैं वो इनसे मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने वेलफेयर के बारे में भी सोचती हैं। ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है फिर इनके बारे में नहीं सोचेंगी। तो इससे डेमोक्रेसी को पावर मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, सी मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर द डिटेल ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसके लिए आप मैप देखेंगे, कल हम आपको मैप और अदर बचे हुए पार्ट्स के बारे में समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा। कल तक हमने नेशनल जो आपका कांग्रेस पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हमने 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ी हैं, उनके मेन मोटोज पढ़े हैं कि सबके किस बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश की गई है। सेकेंडली, उन्होंने कब इस्टेब्लिश किया था और कौन सी पार्टी कब स्प्लिट हुई और किस प्रकार से नई पार्टी फॉर्म्ड हुई और क्या क्या उनका एजेंडा रहा, कहाँ कहाँ पर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोवर्स हैं और किसना किसका कहाँ पर वर्चस्व है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। दूसरी बात, इसके बाद जो आप खुद भी सेल्फ से भी इसके ऑब्जेक्टिव पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।